Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with power sharing, that is chapter 1 of your political science book. ओके यानी कि ये सिविक्स का आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग जो है ये आपको चैप्टर बताएगा कि कैसे एक कंट्री के अंदर एक पावर को जो पावर मिलनी होती है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट उस पावर को किस तरीके से अपने बीच में, अपने सिटीजन्स के बीच में डिवाइड करती है, उन्हें किस तरीके से उनके राइट्स देती है, कैसा बिहेव करती है उनके साथ। दैट इज़ व्हाट पावर शेयरिंग जो हम इस चैप्टर में समझेंगे। ओवरव्यू, इस चैप्टर का क्या ओवरव्यू है? विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर क्लास 9th में आपने जो डेमोक्रेसी के टूर पे आप चले थे वो टूर आप यहाँ पे 10th में कंटिन्यू कर रहे होगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को 9th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर, अगर किसी को कोई चैप्टर नहीं आता है, एक आधा, या कोई डाउट है किसी चैप्टर में, तो आप ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते, आप पूरा इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ये बस वो ये कहना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड, क्योंकि चैप्टर तो हमने पहले ये पढ़ा हुआ है कि सारी पावर जो है एक डेमोक्रेसी के अंदर किसी एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के पास नहीं रहता। ऑर्गन मतलब लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इनमें पावर जो है वो इनके एक के पास ही कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, बल्कि ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं हर डिसीजन के लिए। एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के डिज़ाइन के लिए लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में बहुत अच्छे से पावर का शेयर करना एक बहुत अच्छा डिज़ाइन है डेमोक्रेसी का। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, इस चैप्टर में और इसके बाद के 2 चैप्टर्स में वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज़। हम स्टार्ट करेंगे 2 स्टोरीज़ से, दैट इज़ बेल्जियम एंड श्रीलंका। इस चैप्टर में तो हम बेल्जियम और श्रीलंका जो है स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। बोथ दी स्टोरीज़ आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। कैसे एक डेमोक्रेसी ने पावर शेयरिंग की डिमांड्स को हैंडल किया। तो हम 2 केसेस देखेंगे, एक बेल्जियम के और दूसरे श्रीलंका के। द स्टोरीज यील्ड सम जनरल कंक्लूजन्स। स्टोरी जो है उससे हम कुछ जनरल कंक्लूजन्स पे पहुँचेंगे अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग, और हमें समझ में आएगा कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत है क्यों डेमोक्रेसी के अंदर। दिस अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। और जब हमें नीड पता चल जाएगी तब हम ये देखेंगे कि किस किस तरीके से पावर शेयरिंग हो सकती है एक डेमोक्रेसी के अंदर, और इन सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में डील किया जाएगा। सो दिस इज़ द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर Belgium and Sri Lanka. So now we are having the story of 2 countries, and that is of Belgium and Sri Lanka. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम एक बहुत छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर। स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हमारी जो इंडिया की जो स्टेट है हरियाणा, उससे भी कम उसका एरिया है। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। बेटा ये स्टोरीज जो है ना, इस चैप्टर से MCQs आते जो है ना, तो वो इन छोटी छोटी डिटेल से आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेल्जियम किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज़ फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटर ओवर 1 करोड़। 1 करोड़ की अप्रॉक्स इसकी पॉपुलेशन है, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। और कम से कम हमारे यहाँ हरियाणा में जितनी पॉपुलेशन है उसकी आधी पॉपुलेशन इस पूरी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर है। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इस छोटी सी कंट्री का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एथनिक का मतलब क्या होता है? अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। एक तरह से आपकी जो सोसाइटी होती है उसमें डिवीजन होना, क्योंकि आपके जो कल्चर है वो अलग अलग है। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type और culture और both। जो लोग होते हैं जिनका एक ही एथनिक ग्रुप होता है उन्हें अपने अंदर सिमिलैरिटीज़ दिखती है, या तो उनके फ़िज़िकल टाइप में, फ़िज़िकल टाइप मतलब उनके दिखने में, या फिर उनका किस तरीके के उनका मतलब वो जिस तरीके के फ़िज़िकली दिखते हैं बेसिकली, उनका कल्चर, या फिर दोनों में अगर सिमिलैरिटीज़ होती है तो वो ग्रुप जो है वो बिलीव करता है कि वो सेम है, वो कॉमन है। दे नीड नॉट ऑलवेज़ हैव सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। और इस एथनिक का मतलब ये नहीं कि आपका रिलीजन सेम होना चाहिए या आपकी नेशनैलिटी सेम होनी चाहिए। अब मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इंडिया
भी एथनिक, इंडिया में भी बहुत बड़े एथनिक कॉम्पोजिशंस हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स हैं, तो डिफरेंट रिलीजन्स जो हैं उसके लोग जो है अपने आप को एज वन कंसिडर करते हैं बिकॉज उनका सेम रिलीजन है। ऐसे ही अगर किसी की कास्ट सेम होती है तो वो अपने आप को एक जैसा एसोसिएट करते हैं, एक दूसरे मतलब सेम फील करते हैं जस्ट बिकॉज उनकी कास्ट सेम होती है। ऐसे ही अगर कोई सेम स्कूल में है तो उन दोनों के बीच में ये सिमिलैरिटी है कि वो एक ही स्कूल के अंदर है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक जैसे हैं। ठीक है, तो क्या ये होता है एथनिक का मतलब। तो एथनिक कॉम्पोजिशन मतलब कि एक सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, कि आपका जो कल्चर है वो सेम है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेम स्कूल के हो तो आपके स्कूल के जो रूल्स होंगे, जो रेगुलेशंस होंगे, जिस बेसिस पे आपके क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं, आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है एक तरह से आपका कॉमन कल्चर हो गया। आप शेयर्ड कल्चर इसे कह सकते हो कि आपके यहाँ पे एनुअल डेज होते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट एथनिक मीन्स हेयर। अब एथनिक कॉम्पोजिशन जो है इस छोटी सी कंट्री का बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो अब देखते हैं इसका एथनिक कॉम्पोजिशन कैसे कॉम्प्लेक्स है। ऑफ द टोटल ऑफ कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। जो 59% लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं एंड स्पीक डच लैंग्वेज, और वो डच बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन। 45% लोग जो बाकी के बचे हुए हैं वो कहाँ रहते हैं, वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। बाकी 1% जो है बेल्जियंस स्पीक जर्मन, वो क्या बोलते हैं, वो जर्मन बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स, ब्रसल्स जो यहाँ की कैपिटल सिटी है, जैसे हमारी कैपिटल सिटी दिल्ली है, राइट। तो 80% ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर स्पीकिंग डच। अब देखो, अब आप कंफ्यूज हो गए होगे, आपको पहले एक मैप समझाती हूँ। देखो, ये जो मैप है ये बेल्जियम का मैप है। यहाँ पे ये जो येलो कलर का रीजन है ये फ्लेमिश रीजन है। फ्लेमिश रीजन में जो लोग रहते हैं वो, फ्लेमिश रीजन में जो लोग रहते हैं वो 59% है। और जो वेलोनिया रीजन में लोग रहते हैं, वेलोनिया, एक तो ये रेड और रेड कैमोफ्लेज सा हो रहा है, ये वेलोनिया रीजन में जो लोग इसे क्या हो गया, वेलोनिया रीजन में जो लोग रहते हैं वो 40% रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब ये ओवरऑल यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि फ्लेमिश रीजन में 59% लोग हैं। इट इज़ एन अप्रॉक्स डेटा कि 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, दे स्पीक डच लैंग्वेज। ठीक है, जबकि क्या है, जो वेलोनिया रीजन है, कलर चेंज कर लेते हैं, जो वेलोनिया रीजन है यहाँ पे 40% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये लोग डच बोलते हैं, 59% लोग डच बोलते हैं और 40% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच बोलने वाले लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन आपकी फ्लेमिश रीजन में रहती है। जो बची हुई 1% पॉपुलेशन है वो जर्मन बोलती है और वो यहाँ पे इस बॉर्डर्स में प्रेजेंट है, यहाँ पे इस एरिया में। दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अब ये काफ़ी वैसा सा हो गया। मैं येलो कलर से दिखाती हूँ, ये जो एरिया है ये वाला। ठीक है, इस भी बहुत गंदा हो गया, इस पहले इरेज करती हूँ। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अब हमें पता चल गया है थोड़ा बहुत, तब आपको भी समझ में आ गया होगा कि जो 59% पॉपुलेशन है कंट्री की वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और वो डच लैंग्वेज बोलती है। बाकी जो 40% लोग हैं वो 40% लोग जो हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, तो 59% पीपल क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं और 40% पीपल फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, रिमेनिंग 1% स्पीक जर्मन। इन कैपिटल सिटी ब्रसल्स, ब्रसल्स जो कि कैपिटल सिटी है, एक नई प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि 80% यहाँ पे लोग फ्रेंच बोलते थे जबकि 20% लोग डच बोलते थे।
द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग, जो माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, ओवरऑल कंट्री के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो सिर्फ 40% थी एज़ कम्पेयर टू डच स्पीकिंग पॉपुलेशन वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल थे डच के कंपैरिजन में। ये यहाँ पे हम जो पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़े हैं और जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये सारा इंपॉर्टेंट है। इस पोर्शन से सवाल पेपर में आता ही आता है, ठीक है। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। ये जो है, ये बात डच स्पीकिंग कम्युनिटी को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उन्हें हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। क्योंकि इन्हें अच्छा क्यों नहीं लगता, या इन्हें थोड़ा अजीब क्यों लगता है, क्योंकि इन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि इन्हें डेवलपमेंट का मौका, कि ये अच्छे से पैसा कमा पाए, थोड़े रिच हो पाए, और एजुकेशन का मौका जो है बहुत बाद में मिलता है। This led to tensions between Dutch-speaking and French-speaking communities ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। इससे क्या होता है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, इनके बीच में जो है डिफरेंसेस हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंच लोग जो है ये माइनॉरिटी में होते हैं, डच वाले मेजॉरिटी में होते हैं। लेकिन फ्रेंच वाले रिलेटिवली रिच और पावरफुल होते हैं, लेकिन डच वाले इतने रिच और पावरफुल नहीं होते, क्योंकि इन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और एजुकेशन का फ़ायदा बहुत बाद में मिला होता है। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रसल्स। अब ये जो टेंशन थी ना, ये बहुत अलग तरीके की टेंशन थी पूरे उसमें, और ब्रसल्स में अलग तरीके की टेंशन थी। ब्रसल्स में क्या था, ब्रसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। अगर ऐसा होता कि फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो जिस तरीके से सिनारियो थे वैसा ही चलता रहा, कि ये लोग रिलेटिवली रिच और पावरफुल थे, इन्हें एजुकेशन का मौका और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मौका बाद में मिलता है, ये 40% होते हैं और ये 59% है ओवरऑल कंट्री के अंदर। लेकिन ब्रसल ने एक स्पेशल प्रॉब्लम प्रेजेंट करी। ब्रसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। क्या स्पेशल प्रॉब्लम? द डच स्पीकिंग पीपल, जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन के लोग थे, ये कंट्री में तो मेजॉरिटी में थे, लेकिन जो कैपिटल सिटी ब्रसल्स है उसके अंदर ये माइनॉरिटी में थे। जो डच स्पीकिंग लोग हैं ये 59% यानी कि मेजॉरिटी में थे कंट्री में, लेकिन जो ब्रसल्स है उसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ 20% है, यानी कि कैपिटल सिटी के अंदर माइनॉरिटी में है। तो ये एक और प्रॉब्लम हो जाता है इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, ठीक है। क्योंकि फ्रेंच पीपल जो है वो कहीं ना कहीं 80% थे ब्रसल्स के अंदर, जो कि कैपिटल सिटी है कहाँ की, बेल्जियम की। तो इससे और ज़्यादा टेंशन्स जो है वो बढ़ जाते हैं। अब कैसे क्या होता है ये सब हम देखेंगे, बट हम उससे पहले अब हम समझेंगे एक और कंट्री यानी कि श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन, और फिर हम देखेंगे कि कैसे इन यहाँ की गवर्नमेंट ने इन सारे डिफरेंसेस को देखते हुए, सारे कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया और क्या क्या हुआ फिर उस कंट्री के साथ, ठीक है। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन को हम एक और कंट्री के साथ अब कंपेयर करेंगे। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका जो कि एक आइलैंड नेशन है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सर्दर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के सर्दर्न कोस्ट, ये तमिलनाडु के सर्दर्न कोस्ट जो है उससे सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन। इसकी पॉपुलेशन कम से कम 2 करोड़ है, एज सेम एज इन हरियाणा जितना ही इसकी पॉपुलेशन है। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। जैसे कि साउथ एशिया की बाकी जगहें हैं वहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी खासी है, ऐसे ही श्रीलंका की भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। द मेजर सोशल ग्रुप्स, यहाँ पे मेजर सोशल ग्रुप्स कौन से थे? आर द सिन्हला स्पीकर्स। ऐसे लोग जो सिन्हला लैंग्वेज बोलते थे ये 74% थे। एंड तमिल स्पीकर्स, जो तमिल लोग थे वो 18% थे। अमंग तमिल नेटिव्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल नेटिव्स के अंदर भी 2 सब ग्रुप्स थे। नेटिव्स ऑफ द कंट्री के नेटिव्स थे। क्या थे ये मैं आपको समझाती हूँ, पहले एक बार ये रीड कर लेते हैं। आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जो कि 13% थे। द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम एज प्लांट फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। तो देखो बेसिकली हुआ क्या कि श्रीलंका के अंदर जो है, श्रीलंका
इसके अंदर 2 कैटेगरीज में लोग डिवाइडेड थे, ठीक है। एक तो सिन्हला जो लैंग्वेज बोलते थे, तो सिन्हला स्पीकर्स, और दूसरे कौन थे, वो जो तमिल बोलते थे, ठीक है। ये सिन्हलास वाले जो हैं ये 74% थे, और ये जो तमिल वाले थे ये 18% थे, ठीक है। अब ये जो तमिल वाले लोग थे ना, इनमें भी डिवीज़न था श्रीलंकन तमिल्स, मतलब ये जो पूरे 18% है इसमें से 13% जो है वो श्रीलंकन तमिल्स है और बाकी इंडियन तमिल्स है। और ये इंडियन तमिल्स जो हैं, इंडियन तमिल्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ 5% थे। तो बेसिकली जो श्रीलंका की 100% पॉपुलेशन थी उसका 74% लोग सिन्हला बोलते थे, 18% लोग तमिल बोलते थे। इन 18% लोगों में से जो तमिल बोलते थे 13% श्रीलंकन तमिल्स थे और 5% जो है वो इंडियन तमिल्स थे। इंडियन तमिल्स 5% कौन से थे और इन्हें इंडियन तमिल्स क्यों कहा, तो ये वो तमिल्स थे जो इंडिया से माइग्रेट होकर प्लांटेशन वर्कर की तरह काम करने आए थे कॉलोनियल पीरियड में। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये श्रीलंका काम करने आए थे और फिर ये यहीं पर ही बस गए, ठीक है। तो ये हुआ एथनिक कॉम्पोजिशन श्रीलंका का, ठीक है। आगे देखते हैं। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the countries. जो श्रीलंकन तमिल्स है, ये रहा मैप, एक सेकेंड, हाँ चल रहा है ना, ये रहा मैप। इसके अंदर आप देखोगे कि ये जो सिन्हलास है, सिन्हलास नहीं श्रीलंकन तमिल्स ना, हाँ, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं ये नॉर्थ में, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है श्रीलंकन तमिल्स ये कहाँ पे है, नॉर्थ में और ईस्ट में। मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट, जो लोग सिन्हला बोलते हैं वो बुद्धिस्ट हैं, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम। जबकि जो सिन्हला बोलते हैं लैंग्वेज वो लोग जो है वो है बुद्धिस्ट, राइट। और जो लोग तमिल बोलते हैं उनमें से कुछ लोग जो है वो मुस्लिम हैं और कुछ लोग जो है वो हिंदू हैं, ओके। देयर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड श्रीलंकन और सिन्हला, सॉरी। तो इसमें भी 7% जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं जो तमिल और सिन्हला दोनों बोलते हैं। अब ये जो श्रीलंका की 100% पॉपुलेशन है इसमें से 74% आपके कौन है, सिन्हला स्पीकिंग पॉपुलेशन, और 18% जो है वो है आपके तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन। अब आप कहोगे कि मैम ये अगर हम इनका सम करें तो 74 और 18 जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे 92% पॉपुलेशन बनी, बाकी की 8% क्या है, तो बाकी जो 7% लोग हैं वो क्रिश्चियंस हैं। और ये जो 7% क्रिश्चियंस हैं ये सिन्हला और तमिल दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। आप कहोगे 1% का क्या हुआ, तो ये 1% जो है बेटा डेटास जो कलेक्ट होते हैं ना उनमें इतना प्रिसाइसली नहीं हो पाया, तो इसलिए उस 1% का डेटा नहीं है, क्योंकि हर जगह आप सर्वे नहीं कर पाते हो, मुश्किल होती है, ठीक है। तो आपको जो आपकी बुक में दिया हुआ है आपको बस वही याद करना है। और इसमें से जो 18% जो हमारे वो थे तमिल्स थे उनमें से 13% श्रीलंकन तमिल्स है जो एक्चुअली में श्रीलंका के नेटिव्स हैं, और बाकी जो 5% है वो इंडियन तमिल्स हैं। ये वो लोग हैं जो प्लांटेशन वर्कर्स की तरह आए थे काम करने के लिए कॉलोनियल टाइम पे और फिर वो यहीं पर ही बस गए। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस। तो आप सोचो ऐसी सिचुएशनों में क्या हो जाए, तो बहुत कुछ हो जाए, दंगे होने लग जाएंगे दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, गवर्नमेंट अगर बायस निकली एक पर्टिकुलर के तरफ तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इन बेल्जियम the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on French and German speaking population। अब ऐसे केस में क्या हो सकता है कि जो बेल्जियम है वो क्या करे, वो बेल्जियम में जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो फ़ायदा उठा सकती है, एडवांटेज ले सकती है अपनी मेजॉरिटी का, ठीक है। और वो फोर्स कर सकती है अपनी मर्ज़ी। यहाँ पे विल का मतलब फ्यूचर वाला विल नहीं है जो हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते थे, आई विल डू दिस, कि मैं ये काम करूँगा या करूँगी। ये विल इच्छा वाला विल है कि ये अपनी मर्ज़ी जो है फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे फोर्स करे। दिस
would push the conflict among the communities further. अगर ऐसा डच कम्युनिटी करती है या ऐसा होता है या ऐसा हुआ होगा तो फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटी और जर्मन और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ इनके बीच में और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा. दिस could lead to a very messy partition of the country. और ऐसी कंडीशन में पार्टीशन भी हो सकता है कंट्री का. बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसल्स. और दोनों ही साइड्स जो है वो ब्रसल्स जो है उस पर अपना क्लेम करेंगे कि ब्रसल्स हमारा है. फ्रेंच वाले लोग कहेंगे कि देखो हम तो 20% है जो वहाँ पे रहते हैं, ब्रसल्स में रहते हैं हम, 80% है, लेकिन जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो बोलती कि नहीं हम तो पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में 59% है तो हमारा है ब्रसल्स ऐसे करें तो कितना केओस हो जाएगा. इन श्रीलंका द सिन्हला कम्युनिटी, अब जो सिन्हला कम्युनिटी है श्रीलंका में क्या कर सकती है, एन्जॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी. वो और बड़ी मेजॉरिटी जो है वो उसकी और ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी है ना, पूरी 74% है, तो वो इम्पोज कर सकती है अपनी मर्ज़ी पूरी कंट्री के ऊपर. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन. तो अब तो हमने अपना अजम्पशन मान लिया कि अगर इनमें से जो मेजॉरिटी है वो अपना डोमिनेंस जो है वो शो करे तो इससे जो है क्या प्रॉब्लम, वो डोमिनेंस शो करे तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट. उसके बाद आते हैं हम मेजॉरिटेरियनिज़म इन श्रीलंका. अब हम देखेंगे कि दोनों कंट्रीज़ में एक्चुअल में हुआ क्या और उसके बाद हम आएंगे अपने कंक्लूजन के ऊपर. ठीक है, मेजॉरिटेरियनिज़म इन श्रीलंका. मेजॉरिटेरियनिज़म क्या होता है और ये श्रीलंका में क्या मेजॉरिटेरियनिज़म हुआ है, क्या है, कैसे हैं, अब हम ये सब कुछ को लुक ओवर करेंगे. श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 में श्रीलंका जो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है. द लीडर्स ऑफ द सिन्हला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी. जो सिन्हला कम्युनिटी के जो लोग थे वो डोमिनेंस अपना शो करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर अपनी मेजॉरिटी दिखाकर, वो गवर्नमेंट पे डोमिनेंस अपना जमा लेते हैं. एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म मेजॉरिटेरियन मेजर्स. मेजॉरिटेरियनिज्म इज़ द आइडियोलॉजी और इसके अंदर मेजॉरिटेरियन मेजर्स जो इस्टेब्लिश हुए थे सिन्हला कम्युनिटी के. और ये जो हम पढ़ेंगे ये इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से सवाल आता ही आता है, जितने स्टार लगा लो कम है. अभी तक हमने इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ा है ना वो इतना इंपॉर्टेंट है, हर एक डेटा सब कुछ यहाँ से सवाल आने की 99% प्रोबेबिलिटी रहती है कि इन अगर सवाल आएगा तो इसी पोर्शन से आएगा. ऐसा है ये चैप्टर. ठीक है, तो क्योंकि सिन्हला का डोमिनेंस था तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, सीरीज़ ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करती है. मेजॉरिटेरियन मेजर्स क्या है, तो मेजॉरिटेरियनिज़म क्या है, ये मेजॉरिटेरियनिज़म एक ऐसा बिलीफ है कि जो लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी में हैं, जो लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री. वो जो है उन्हें कंट्री को रूल करना चाहिए इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स, जिस भी तरीके से वो चाहें उन्हें कंट्री को चलाना चाहिए. यही चीज़ हुई. सिन्हला के लोगों ने क्या ही किया, उन्होंने चाहा कि वही पूरी कंट्री को चलाएं, तो इसलिए उन्होंने और गवर्नमेंट ने भी मेजॉरिटेरियन मेजर्स अडॉप्ट कर लिए बाय डिसरिगार्डिंग विशेस. जो भी इच्छाएं होती है डिसरिगार्ड कर देते उन्हें, उनकी सुनते नहीं है. एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, क्या माइनॉरिटी का कुछ भी नहीं कर रहे हो. इन एक्ट हो गया. इन 1956 में एन एक्ट वॉज पास्ड, एक एक्ट पास हुआ. अब ये सारे मेजर्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये इस पेपर में यहीं से सवाल आता है, अगर आता है तो इस पोर्शन से. ठीक है, तो इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल्स को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उनको डिसरिगार्ड हो जाते हैं, उनके एक तरह से उनकी डिसरिस्पेक्ट है ये कि सिर्फ और सिर्फ सिन्हला को ही आपने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया. द
फिर सेकंड मेजर, द गवर्नमेंट फॉलोज प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जो है उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ चला दी जो सिर्फ और सिर्फ प्रेफर करती थी कि सिन्हला जो एप्लीकेंट्स हैं, मतलब सिन्हला स्पीकिंग कम्युनिटी के जो लोग हैं, सिर्फ वही यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन होल्ड कर सकते हैं या फिर उन्हें ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। अब जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम और हिंदू दोनों ही थी, लेकिन एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्होंने लागू कर दिया। उसमें ये कह दिया इन्होंने कि जो स्टेट है उसे सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म को ही मानना चाहिए। स्टेट मतलब यहाँ पे कंट्री को ही कहा गया है, ठीक है। तो ये सारे मेजर, ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, ये सारे गवर्नमेंट मेजर्स जो एक के बाद एक आ रहे थे, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। जो सबसे ज़्यादा देखो बुरा लग रहा था श्रीलंकन तमिल्स को, क्योंकि वो तो श्रीलंका के ही नेटिव्स हैं, है ना। एक पल को इंडियन तमिल्स ये सोच सकते हैं कि हमारे फोर फादर्स वहाँ के थे तो इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, पर श्रीलंकन तमिल्स तो श्रीलंका के ही थे, तो इसलिए उन्हें जो है फीलिंग हो रही थी एलियनेशन की। उन्हें बहुत बुरा फील हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि ये एलियन है, ये बहुत गंदे लोग हैं। वैसे एलियनेशन का ये मतलब नहीं होता कि वो एलियन है। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। उन्हें ये लगता था कि ये जो भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिसके लीडर्स बुद्धिस्ट और सिन्हला वाले लोग हैं, ये सेंसिटिव नहीं है हमारे लैंग्वेज और हमारे कल्चर को लेकर। ये सिर्फ और सिर्फ अपना कल्चर चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर रहे हैं। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हें ऐसा लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। इन्हें ऐसा लगा, और सच में ऐसा हुआ भी, कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने डिनाई कर दिया उन्हें, इन लोगों को इक्वल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट। ना उनका इंटरेस्ट की कोई देखी जा रही है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। एज ए रिज़ल्ट इन सारी चीज़ों के चलते बिटवीन द सिन्हला और तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम, इनके बीच के जो रिश्ते हैं वो और बिगड़ते चले गए। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो पहले तो वो लोग इतना कुछ कर नहीं रहे थे, फिर श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, इन्होंने पार्टीज़ बनाई, स्ट्रगल्स चलाए, प्रोटेस्ट किए कि रिकॉग्निशन हो तमिल का एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे इन्होंने सिन्हला ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई हुई है, वैसे ही तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs। ऐसा इन्होंने क्यों किया कि तमिल आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए ताकि रीजनल ऑटोनमी की रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एंड इक्वालिटी हो अपॉर्चुनिटी में। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एजुकेशन कर सको, आपके पास इक्वालिटी होनी चाहिए, जॉब्स की इक्वालिटी होनी चाहिए। बट देयर डिमांड फॉर ऑटोनमी, जो provinces populated by the Tamils were repeatedly denied, और इनकी सारी डिमांड्स को फिर भी डिनाई किया गया। इन 1980s में several political organizations were formed demanding an independent Tamil एलम। एलम का मतलब होता है तमिल लैंग्वेज में स्टेट। तो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी अब वो डिमांड करी थी कि एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, मतलब एक इंडिपेंडेंट सिर्फ तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन के रहने वाले लोगों की कंट्री उन्हें दे दी जाए, जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका है। नॉर्दर्न और ईस्टर्न में ही क्यों? क्योंकि वहाँ पे तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा रहती थी। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं उन्हें एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहता है, और इन दोनों के बीच में टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसकी वजह से इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर। एक सिविल वॉर हो जाती है। सिविल वॉर का मतलब क्या है? अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, एक बहुत बुरा जिसमें वायलेंस हुआ, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर ही ये सारी चीज़ें होना, दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। और ये सारे जो लेंस हो जाना, इसका मतलब ये कि इनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट के चलते जो ऑपोजिट ग्रुप्स है कंट्री के अंदर ही इतने इंटेंस होना कि ऐसा लगे कि एक वॉर हो रही हो।
तो एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड, हज़ारों लोग जो है वो मार दिए गए और दोनों ही कम्युनिटीज़ के लोग मरे. मैनी फैमिलीज़ वर फोर्स टू लीव द कंट्रीज एज रेफ्यूजीज़ एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड. रेफ्यूजीज़ मतलब जैसे वनवास दे दिया जाता है, तो उस तरीके से काफ़ी फैमिलीज़ को फोर्स किया गया है यहाँ देश छोड़ने के लिए, और काफ़ी लोगों से उनका लाइवलीहुड ही छीन लिया गया. यू हैव रेड अबाउट श्रीलंकन्स एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ. आप ये चैप्टर 1 में इकोनॉमिक्स के क्लास 10th के ही पढ़ोगे कि पहले जो है श्रीलंका जो है उनकी इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन सब कुछ बहुत अच्छा हुआ करता था. बट द सिविल वॉर, बट ये जो सिविल वॉर हुई हैज़ कॉस्ट अ टेरेबल सेटबैक, इससे बहुत टेरेबल, बहुत बुरा नुकसान हुआ उनकी सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ की, पूरी कंट्री की, इतना ज़्यादा कि अभी भी श्रीलंका जो है उन्हें इस चीज़ों में बाहर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है. सो विद दिस वी हैव completed our two topics, that is first is the ethnic composition of both Sri Lanka and Belgium, second is majoritarianism in Sri Lanka. Now in the next part of the चैप्टर विल स्टार्ट विद अकोमोडेशन इन बेल्जियम, कि कहाँ श्रीलंका में ये सब चीज़ें हुई, कि डोमिनेंस जो डोमिनेटिंग ग्रुप जो था, मेजॉरिटी में जो थे लोग, उन्होंने कैसे अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया, कैसे सब कुछ किया, और कहाँ पे कॉन्ट्ररी पे बेल्जियम में क्या चीज़ें हुई. और फिर हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, इस चैप्टर का बहुत लास्ट टॉपिक, और ये चैप्टर काफ़ी छोटा चैप्टर है, ठीक है. तो वो देखेंगे एंड विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर जस्ट इन 2 parts. ओके, सो आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो. इफ you still have any doubts left, you can ask me in the comment section. I'll see you with the part 2 of this video, and bye.